Hi everyone, I am Komal Yadav and I will be taking your botany sessions on Unacademy. You can join me for all my free sessions on Unacademy's YouTube channel as well as on its app. On the app, we are also providing you 2 sessions, that is Plus as well as Iconic. प्लस सेशंस में हम ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस और डाउट क्लियरिंग के साथ आपको पढ़ाते हैं और आइकॉनिक में इफ़ यू फील दैट यू नीड समबडी इन दिस जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपके साथ टाइम टेबल प्लानिंग और पूरे एक एक स्टेप की प्रिपरेशन के लिए साथ होंगे. राइट, यू कैन यूज कोमल लाइफ कोड एंड जॉइन मी ऑन प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. Now, today we are here for a very interesting thing and that is PYQ solving. बेटा ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है आप सभी बच्चों के लिए जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. All of you will find various previous year questions being solved year wise in this digital library of NEET PYQ library channel. You have to just subscribe to the channel so that you do not miss any session, any update or any PYQ from the previous years. So, let's get started with today's session. Okay, so another question, the first question of this session. Okay, the fruit fly that we have, fruit fly कौन है? ड्रोसोफिला melanogaster. उसका डिप्लॉयड नंबर 8. ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको that during interphase of mitosis, preparatory phase जो है माइटोसिस का, उस टाइम पे जीवन फेज में इसका क्रोमोसोम नंबर रहता है 8. अगर आप प्लॉइडी देखोगे जीवन फेज की, in that condition you have 2N 2C condition. 2N 2C का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन और हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक क्रोमैटिड का, एक पापा से आई कॉपी एक मम्मी से आई कॉपी. लेकिन जब आप एस फेज में जाते हो बेटा, एस फेज के टाइम पे क्रोमोसोम का नंबर रहेगा सेम बट द प्लॉइडी दैट वी हैव इज 2N एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड क्योंकि आपका डीएनए रेप्लिकेशन कर गया. तो अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया 4C. क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डीएनए का अमाउंट बड़ा है. सो आंसर will be same as that was of G1 phase. तो आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2, 8 क्रोमोसोम्स, बिकॉज इन एस फेज आपके पास अभी भी 2 क्रोमोसोम है. डिफरेंस ये है दैट ईच क्रोमोसोम इज ऑफ 2 क्रोमैटिड्स नाउ. Amount of DNA has increased, but the ploidy still remains same. So G1, S, G2, the ploidy same 2N, 2N, 2N. Answer is option number 2. Okay, so the second question is the organelles that are included in endomembrane system. Endomembrane system बेटा सेल के अंदर का एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन्स का सिस्टम है जिसमें आपके पास 4 ऑर्गेनेलीज आते हैं. सबके फंक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड. सो द 4 ऑर्गेनेलीज दैट वी हैव इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम. ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखोगे आपको कोई भी और ऑर्गेनेली मिलता है, आप एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को. सो यू कैन एलिमिनेट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो जैसे ही आपने इसको हटाया, आप बाकी जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया है सब में से हटा दो. सो आपने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट किया, आप सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो एलिमिनेटिंग द फोर्थ ऑप्शन. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. So the next question, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination. ठीक है, तीनों प्रोसेसेस हैं ये of transcription in prokaryotes. अगर प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की बात करी जाए बेटा तो आपको एक ही एंजाइम बताया गया है एंड दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको डीएनए को पढ़ना पड़ता है. तो ये कैसा पॉलीमरेज होगा? ये डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाने वाला पॉलीमरेज होगा. राइट, सो द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. हम आरएनए बनाएंगे. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so the next question, if adenine makes around 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, cytosine and guanine in it? ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है. अब सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वी कैन नॉट यूज मनी रूल्स दैट वी हैव, बट फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वी हैव चार्गव्स रूल. ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए चार्गव्स रूल में क्या लगता है कि जितने एडेनिन होंगे बेटा उतने ही थाइमिन होंगे और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, बिकॉज AT और GC की पेयरिंग होती है.
तो if adenine is 30%, then thymine will also be 30%, right? अगर थाइमिन और एडेनिन 30% बना रहा है, दैट मीन्स टोटल 60%, तो यही दोनों हो गए। बचा मेरे पास ग्वानिन और साइटोसिन के लिए सिर्फ 40% ऑफ टोटल डीएनए, एंड वी विल डिवाइड देम इनटू इक्वल, बिकॉज दोनों के इक्वल एंटिटीज होने चाहिए, तभी हमारे पास पेयरिंग हो पाएगी। सो इफ आई टॉक अबाउट साइटोसिन इंडिविजुअली, आई हैव 20% साइटोसिन एंड 20% ग्वानिन। इससे मिलता जुलता हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4, थाइमिन 30 एज गिवन इन द क्वेश्चन, एडेनिन के जैसा 30 होगा, guanine and cytosine 20 each. Option number 4 is the correct answer. Next question, ecology. ठीक है, ecology का question है, Dobson units are used to measure thickness of. Clear question, direct NCERT से question है। Ecology वैसे भी बेटा एक ऐसी यूनिट है जिसमें बहुत सारा डेटा और डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आते हैं। तो इफ यू आर टारगेटिंग फुल मार्क्स इन इकोलॉजी, डू नॉट थिंक बियॉन्ड NCERT, बहुत है उसके लिए, ठीक है। सो Dobson units are majorly used for measuring the thickness of ozone. ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओजोन के लिए आ जाएगा। इसकी थिकनेस में जो डिक्रीज हमें दिखा है, साउथ पोल पे जो हमें ओजोन होल मिला था, उसमें धीरे धीरे थिकनेस कम हो रही है ओजोन की। तो ओजोन होल डजंट मीन कि वहाँ पे ओजोन है ही नहीं, इट इज द थिकनेस ऑफ द ओजोन दैट इज डिक्रीजिंग, और हम थिकनेस किस में मेजर करते हैं? इन डॉप्सन यूनिट्स। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4. Alright, so the next question, the centriole undergoes duplication during. अब बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल साइकिल में हमारे पास एक फेज आता है कॉल्ड एज एस फेज, राइट? द एस फेज दैट वी हैव, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करा रहे हो आप, तो उसका पैकेजिंग मटेरियल भी आप रेप्लिकेट कराओगे, राइट? सो पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए इज हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होगा, और एक ऑर्गेनेली दैट इज सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड इन एस फेज। तो 3 चीजें हो गई, क्या क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन अलोंग विद हिस्टोन डुप्लीकेशन। तो हिस्टोन का डुप्लीकेशन हमारे पास हो जाता है हिस्टोन रेप्लिकेशन, एंड द लास्ट इज सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल विच इज डुप्लीकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एस फेज। तो आंसर हमारे पास यहां हो जाएगा द सिंथेटिक फेज, एस फेज, ऑप्शन नंबर 2. Okay, so the next question is DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as. बेटा DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, और आपके में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस पे बेस्ड है, और ज़्यादातर उसके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास सीक्वेंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, राइट? सो द ऑप्शंस दैट आर गिवन, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिक DNA, सेकंड इज सैटेलाइट DNA, थर्ड इज रेपिटेटिव DNA एंड द फोर्थ इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास यहाँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है रेपिटेटिव DNA। अगर आपको याद हो तो हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते टाइम 2 टाइप के रेपिटेटिव DNAs की बात करी थी, एक होते हैं शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट्स और एक होते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो दोनों के दोनों रेपिटेटिव DNA आते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है ऐसे रीजन्स का जो किसी के लिए कोड नहीं करते बट स्टिल मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है? तो थोड़े पैटर्नल इश्यूज या फोरेंसिक साइंस में हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं टारगेटिंग दीज रिपीट सीक्वेंसेस। So answer for this particular question will be option number 3. Okay, so the next question. In the exponential growth equation, nt is equal to n naught, nt is at time t, जो भी growth हो रहा है n naught जो हमारा initial था, ठीक है, उसमें small e क्या है बेटा, right? What does the e represent here? Direct NCERT question, direct NCERT line, बिल्कुल सीधा सीधा आपको ग्राफ के साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा, in plant growth and development. Option number 4, the base of natural logarithm. So option number 4 is the correct answer for this question. So another question from our favorite topic, photosynthesis, जिसमें हमें ढूंढना है incorrect statement. So the question is asking you to search for an incorrect statement. Incorrect statement ढूंढो, क्या है वो incorrect? पहला statement, cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. यही गड़बड़ हुई, PS2 नहीं होता है cyclic के अंदर, is only PS1 and ATP synthase. ठीक, अगला स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट. स्ट्रोमा लैमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक्स NADP प्लस और NADP रिडक्टेज, ये ठीक है स्टेटमेंट. लास्ट स्टेटमेंट, द फोर्थ ऑप्शन, ग्राना लैमेले थैलेकॉइड की बात कर रहा है, ठीक है?
Thylakoids have both PS1 and PS2. Absolutely correct. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर 1. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Alright, so the next question, which of the following is correct? तो correct statement ढूंढना इस बार, है ना? तो correct statement के लिए let's read the first option. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. अब sheath cells जैसा word कभी introduce तो नहीं किया है, तो इसको hold कर लेते हैं, आगे देखते हैं कहीं कोई ज़्यादा अच्छा correct answer मिल जाएगा तो. Second option, fusion of two cells is called karyogamy. नहीं बेटा, karyogamy, karyo stands for nucleus. और न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं हम, सेल्स के फ्यूजन को नहीं. सेल का फ्यूजन अगर आप गेमीट्स की बात कर रहे हो इज नॉर्मल सिनगेमी, राइट. नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म इज गेटिंग फ्यूज्ड, उसमें हम उसको प्लाज्मोगेमी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं. आगे देखो, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स. नो, सैप्रोफाइट्स उनको बोलते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे जिंदा रहते हैं. तो विच इज द बेटर ऑप्शन टू सिलेक्ट फ्रॉम, 1 और 3? बेटर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि वो क्लियर कट डेफिनेशन है ऑफ प्लाज्मोगेमी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. 5 चैप्टर है हमारे पास 11th क्लास में, लेकिन हर एक चैप्टर का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज. ठीक है, 2-2 क्वेश्चन ईच. सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन, मैच द फॉलोइंग. इजी वाले को ढूंढना है. तो राइजोबियम जो हमारे पास है, बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो वो सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, और किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ. ठीक, सो हमारे पास इसको कनेक्ट करते हैं अगर हम, तो डायरेक्टली दिस गेट्स कनेक्टेड बी विद 4, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. इसको अगर आप नीचे ऑप्शंस में देखोगे तो बी के साथ 4 आपको सीधा सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है. ठीक है, यू कैन सी इट डायरेक्टली इन द सेकंड ऑप्शन, बट वी विल मैच द अदर्स ऑल्सो. सो पहला आएगा नाइट्रोकोकस. नाइट्रोकोकस गोज विद कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट. इट इज अ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाता है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के वेरियस कंपाउंड्स को इंटरचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं. दूसरा, नाइट्रोबैक्टर जो डी है आपके पास, लुक एट द D1, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, अनदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, एंड थायोबैसिलस दैट इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो आपके अमोनिया को बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले जाएगा. ठीक, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन हमारा है रेस्पिरेशन चैप्टर का. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन. किसी चीज का ऑक्सीडेशन होना, किसी का रिडक्शन होना, रिडॉक्स रिएक्शन चलते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है, उसकी वजह से मेरे पास पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत सारा प्रोटॉन इकट्ठा हो जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट करेक्ट. इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फाइनली एटीपी प्रोडक्शन हो रहे हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेट. आखिरी में बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल ठीक है. आखिरी में ऑक्सीजन आता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने और आपके मैट्रिक्स में से प्रोटॉन को लेके बना देता है आपके लिए पानी. ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये स्टेटमेंट भी सही. इन EDS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH plus H plus gives rise to 2 ATP. नहीं, तो ये गलत. ठीक है, FADH2 3 ATP बनाएगा, बिल्कुल गलत, उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ. 1 molecule of NADH2 will give you 3 ATP and 1 molecule of FADH2 is equivalent to 2 ATP. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो प्योरली इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में पूछा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट गया है. लास्ट इज ATP synthesized through complex number 4 and complex number 4 is nothing but F1 F0 particle which is ATP synthase. तो ये स्टेटमेंट भी हुई करेक्ट. The incorrect statement is option number 3. In some members of which of the following pair of families pollen grains retain their viability for months? बेटा viability का जो concept है वो किस पे dependent है? Viability depends on कि कोई पोलन जो एंथर से निकला वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा और वहां पे पोलन ट्यूब बना सके. ठीक है, ये कैपेबिलिटी उसकी रहती है डिपेंडिंग ऑन कि उसके पास कितना खाने को सामान है, हाउ मच फूड रिजर्व इट हैज. कितना फूड रिजर्व बच जाएगा ये चीज डिपेंड करेगी कि आसपास हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसा है. वाइबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद स्पोरोपोलेनिन. अगर स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड होता वाइबिलिटी तो कोई पोलन कभी खराब होता ही नहीं.
ठीक है. सो वायबिलिटी ऑफ अ पोलन, द एबिलिटी टू फॉल ऑन स्टिग्मा एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है. अब एनसीईआरटी में दो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें कि बोला है उन्होंने LSR दैट इज लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, टोमेटो पोटैटो फैमिली जो है हमारी, और रोजेसी, रोज फैमिली, राइट. ये तीनों फैमिलीज में हमारे पास जो पोलन है दैट रिमेन्स वायबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज सेवरल मंथ्स. वहीं सीरियल्स की बात करिए, सिर्फ 30 मिनट्स की वायबिलिटी बोली गई है उसकी, है ना. तो 2 पॉइंट्स ये मेंशन करे हैं, इसी से आंसर निकलेगा. तो आप ऐसे ऑप्शंस देखो जिसमें आपको लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी और रोजेसी मिलता है. तो पहले वाले को देखते हैं हम, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी मिल रहा है, बढ़िया. नेक्स्ट तीनों ऑप्शंस में आपको पोएसी मिलता है. पोएसी के साथ ज्यादातर आपके सीरियल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, लाइक व्हीट, मेज, राइस. 30 मिनट्स वायबिलिटी. तो आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, स्प्लिट जीन्स. बेटा स्प्लिट जीन का मतलब वो जीन्स जिनके अंदर आपके पास एक्सॉन और इंट्रॉन्स हैं. एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स आर द पार्ट्स ऑफ द जीन दैट विल बी एक्सप्रेस्ड, मतलब वो प्रोटीन में उसका कोड जाना चाहिए. इंट्रॉन्स आर द इनएक्टिव पार्ट्स, तो हम इनको यूजुअली हटा देते हैं. स्प्लिट जीन का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सॉन इंट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. सो ऑप्शन नंबर 1 हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट. मुझे यहाँ पे प्रोकैरियोट बोल दिया है इसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेटमेंट, इन कैपिंग मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू बेटा 5 प्राइम एंड नॉट 3 प्राइम एंड. 5 प्राइम एंड पे होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. थर्ड, RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. बैक्टीरिया में जब ट्रांसक्रिप्शन चलता है तो एक कोर एंजाइम काम करता है, उसके साथ सिग्मा फैक्टर आता है टू इनिशिएट द प्रोसेस और रो फैक्टर आता है टू एंड द प्रोसेस, आखिरी में बंद करने के लिए आएगा. तो ये स्टेटमेंट काफी सही है, बट वी विल रीड द लास्ट स्टेटमेंट. द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA. बेटा ये गलत बात. कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसका कोड mRNA से मिलता है. ठीक है, कोड mRNA से मिलता है, मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है. इसको नहीं हम लेके आते हैं mRNA में, हम लेके आते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को. इट इज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हम ट्रांसक्राइब कराते हैं. ठीक है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज द वन दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन mRNA which is a 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड. ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गई. ब्रिंगिंग टू द फाइनल पॉइंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, लेकिन मॉर्फोलॉजी के फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो तुम लोगों को लगता है, फॉर्मूला और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें. बहुत टिपिकल, बार बार क्लास में रिपीट किया मैंने कि जब भी आप फ्लोरल फॉर्मूला को देखोगे बेटा, देखना उसमें कोरोला और एंड्रोशियम का क्या अरेंजमेंट है, वहां से आपको फैमिली का रिलेशन आराम से मिल जाएगा. लाइक फर्स्ट ऑप्शन दैट यू सी, जो आप पहला वाला देख रहे हो उसमें देखो आपके पास कोरोला में आ रहा है 1 + 2 फ्यूज्ड. दिस शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन डायरेक्टली लिंक हो जाता है विद फैबेसी फैमिली, पी फैमिली. ठीक है, तो पी फैमिली फैबेसी फैमिली है, लेग्यूम वाली फैमिली है. एक हमें मिल गया विद 3, तो यहीं से आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, बट वी विल स्टिल मैच द रेस्ट ऑफ देम. सो नेक्स्ट वाले को देखो, हमारे पास अगला आया एपीपेटलस कंडीशन. सी और ए के ऊपर आर्क है प्रॉपरली. एपीपेटलस कंडीशन इज सीन इन सोलनेसी फैमिली, टोमेटो पोटैटो फैमिली. नेक्स्ट, पेरियांथ का प्रेजेंस. पेरियांथ प्रेजेंस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स. उसमें भी पेरियांथ एंड्रोशियम के साथ फ्यूज्ड है, ऊपर आर्क दिखा, तो दैट इज कनेक्टेड विद लिलिएसी फैमिली. सी गोज विद ऑप्शन 2. लास्ट वाले को देखो, 2 + 2 का अरेंजमेंट. इट इज अ टेट्रामेरिस फ्लावर. टेट्रामेरिस फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं, राइट. ब्रासिकेसी फैमिली के साथ कनेक्ट करेगा. दैट
brings us again to the most correct option, and that is option number 2. So iska correct answer option number 2. Alright, so now your favorite topic, genetics. In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be affected या diseased? तो अगर हम क्रॉस बनाते हैं तो heterozygous condition में HBA and HBS for male and again HBA and HBS for female, क्योंकि दोनों को heterozygous बोला है. ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाएंगे HBA HBS and then again HBA and HBS. ठीक है, तो HBA वाला जो है बेटा वो नॉर्मल जीन है, HBS कैरी सिकल सेल एनीमिया. नाउ इन HBA पहले वाला पनेट स्क्वायर में आपके पास एब्सोल्युटली नॉर्मल इंडिविजुअल आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेल्स बाइकॉन्केव बनेंगे आरबीसीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन कम्स HBA एंड HBS इन द सेकेंड बॉक्स ऑफ पनेट स्क्वायर और थर्ड में भी HBA HBS. बेटा ये अफेक्टेड नहीं है, ये कैरियर की कैटेगरी में आते हैं. सो बोथ ऑफ देम विल बी अंडर द कैरियर कैटेगरी. लास्ट वाला अफेक्टेड मिलेगा, जो आखिरी डब्बा है वो HBS वाला होगा, मतलब उसके सारे के सारे सेल्स आरबीसीज आर गोइंग टू बी सिकल शेप्ड. ठीक है, वो सिकल शेप बने इसलिए ये डिजीज था, और सिकल सेल एनीमिया इज अ लीथल डिजीज, लीथल डिसऑर्डर, तो इसमें मर भी जाएगा. ठीक, तो हमारे पास कितना परसेंटेज आ गया जो अफेक्टेड आया? द लास्ट बॉक्स 1 out of 4. 1 out of 4 means 25%. So option number 4 is the correct answer. Okay, another question from plant anatomy. We are talking about matching the correct pair. ठीक है, तो हमें 4 options में से correct match निकालना है. First, loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens-shaped opening. बेटा जहाँ पर भी आपको lens-shaped opening के बारे में बोला, we are talking about lenticels. इसके साथ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं आएगा, तो वी रिजेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ. मोनोकॉट की लीफ की बात हुई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सब्सिडरी सेल्स नहीं होते, दे आर बुलीफॉर्म सेल्स. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. स्टेटमेंट ठीक है, बट यहाँ पे आना चाहिए था बुलीफॉर्म सेल्स. ठीक है, वो आपके मोटर सेल्स हैं, कर्लिंग और रोलिंग ऑफ लीफ में हेल्प करते हैं मोनोकॉट की. फिर आया थर्ड ऑप्शन, in dicot leaf vascular bundles are surrounded by thick walled cells. अब thick walled cells बोल रहा है और conjunctive tissue बोल रहा है. conjunctive tissue is normal parenchyma, thin walled parenchyma, तो कोई हमारा यहाँ पे thick walled structure नहीं है. so third is also wrong. तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही बचा, लेकिन read it. cells of medullary rays radial conduction के लिए required है, that form a part of cambial ring, जो vascular system अंदर बनता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, उसको बनाने के लिए हम सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं. वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो आपका मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएट होने की वजह से बनेगा, एंड दैट इज नोन एज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मीन्स द कैम्बियम बिटवीन 2 वैस्कुलर बंडल्स. तो एक तो होता है विद इन, उसको हम बोलते हैं इंट्रा, वहीं के वहीं अंदर, तो ये इंट्रा हो गया, और दूसरा वाला होता है बेटा इंटर, जो मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से बनेगा. ठीक, लास्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. ठीक है बेटा, वही मेन पॉइंट्स हैं, उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं. तो सेल साइकिल सेल डिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो सबसे ईजिएस्ट वाले को ढूंढना है. So हमारे पास आता है S phase, and S phase goes directly for DNA replication. The site or the phase in which DNA gets replicated is S phase. तो इससे आप मैच करोगे, A के साथ जाता है सीधा 4. अब A के साथ 4 लेके जा रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हो. We have third and the fourth option. Now the second easiest, quiescent stage. Quiescent stage में सेल inactive phase में होता है with respect to division. ऐसा नहीं है कि वो मर गया है सेल, इट इज अ लिविंग सेल, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट इट इज नॉट डिवाइडिंग. ठीक है, तो हम उसको इनएक्टिव स्टेज भी बोल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल डिविजन. सो द नेक्स्ट कॉमन पॉइंट जो हमारा मिल रहा है C with 2. तो नीचे जो 2 ऑप्शंस हैं उसमें C के साथ 2 हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है. सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. लेट्स कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द देम. तो हमारे पास आ जाएगा G2 phase. इन G2 phase वी हैव प्रोटीन सिंथेसिस, and in G1 phase we have an interval between mitosis जो कि M phase होगा, और दोबारा जो हमारा DNA replication का cycle आएगा that is S phase, उसके बीच का gap 1. Right? So the correct answer for this question is option number 4.
Alright, so another question from molecular basis of inheritance and the question is from genetic code. तो ध्यान रखना बेटा, genetic code से भी question आ रहे हैं, वो टेबल नहीं छोड़ना है. क्लास में बताया था कौन से पॉइंट याद रखने हैं, वही उन्हीं से क्वेश्चन आया. ठीक है. सो द कोडॉन AUG codes for methionine, absolutely right, बट phenylalanine के लिए नहीं कोड करता है. तो phenylalanine की वजह से स्टेटमेंट 1 हो गया गलत. स्टेटमेंट 2 को देखो, AAA and AAG both codons code for amino acid lysine, which is absolutely correct. तो दो स्टेटमेंट है, उसमें से पहली वाली गलत है, दूसरी वाली सही है. ऑप्शंस देखो. फर्स्ट स्टेटमेंट 1 is incorrect but statement 2 is true. तो यही मिल गया हमें सीधा. Answer will be option number 1. Okay, the another question that we have is from ecology. Ecology के अंदर हमारे adaptations वाले portion से ये question है. ठीक है. Assertion and reason. So assertion is a person goes to higher altitudes. पहाड़ों पे गया मस्त घूमने. ठीक है. Experiences altitude sickness. बहुत ज़्यादा height है, उल्टियाँ शुरू हो गई, सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं. With symptoms like breathing difficulties and heart palpitations, बिल्कुल ठीक है, ये सारे disorders होंगे. Now, reason, due to low atmospheric pressure at high altitudes, जैसे जैसे आप higher altitude पे जाओगे, atmospheric pressure कम होता है, उसकी वजह से आपके hemoglobin की capacity to bind to oxygen और vice versa reduce हो जाती है. तो आपका hemoglobin वो oxygen ढंग से carry नहीं कर पा रहा. ठीक है. So the body does not get sufficient oxygen, which is absolutely correct. तो दोनों statement तो ठीक है. अब दोनों statement के बीच में लगाओ because, right? And read it by adding because. So let's read the whole paragraph now. A person goes to high altitudes and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulties and heart palpitations. Because due to low atmospheric pressure at higher altitudes, the body does not get sufficient oxygen. So बिल्कुल perfectly fit हो रहा है because, and answer for this would be that assertion reason बिल्कुल ठीक है and it is a correct explanation. So option number 2 is the correct answer. Alright guys, so another question from ecology. Ecology के कुछ ऐसे questions हैं जो आपके evolution के साथ भी overlap करते हैं. ठीक है. तो ये उसमें से एक question है जिसमें match the following में आपको कुछ adaptations को connect करना है organisms के साथ. So the first that we have to connect is Allen's rule. अब Allen's rule क्या है कि जितना आप ठंडे इलाके में जाओगे ना, उतना आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होगा ब्लड को पंप करने में एक्सट्रेमिटीज पे. तो जैसे आप सर्दियों में आपका सबसे पहले नाक ठंडा हो जाता है, कान ठंडे हो जाते हैं, उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, बिकॉज द ब्लड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बी पम्प्ड टू द एक्सट्रेमिटीज. तो ऐसे में जो पूरा टाइम ठंड में रह रहे हैं, सोचो उनके साथ क्या होगा, एक्सट्रेमिटीज को कम कर दिया जाता है, लिम्स को छोटा कर दिया जाता है. ठीक. सो दैट इज एलन्स रूल. आप पोलर बेयर को देखो, इतना बड़ा शरीर लेकिन पैर छोटे छोटे, पूंछ एकदम छोटी सी. ठीक है. सिमिलरली विद पोलर सील एज वेल. सो एलन्स रूल डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता है विद द पोलर एनिमल्स वेयर द एक्सट्रेमिटीज आर रिड्यूस्ड इन विंटर कंडीशन और लो टेम्परेचर. ए को आपने 4 के साथ कंबाइन किया तो आपके पास सारे ही वही हैं. ठीक है. तो वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑन दिस. नेक्स्ट वी मूव टू फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हमारे पास आ जाता है हमारा प्यारा कैंगरू रैट. क्या करता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, एकदम एरिड कंडीशन, ड्राई कंडीशन, खाने को कभी कभार कोई कैक्टस मिल जाता है या सीड मिल जाती है, उसके अलावा पानी दूर दूर तक नहीं है. तो व्हाट इट डज इज कि वो यूरिन जो रिलीज करता है बॉडी से वो भी सॉलिड फॉर्म में करता है क्योंकि किसी भी हाल में पानी का लॉस टॉलरेट नहीं कर सकता. ठीक है. सो इट्स अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. फिर आता है बिहेवियरल अडेप्टेशन कि जब थोड़ा धूप लेनी है तो ऊपर आ गए सरफेस के, नहीं तो नीचे चले गए. दिस इज शोन बाय डेजर्ट लिजर्ड. तो बिहेवियरल डेजर्ट लिजर्ड के साथ मैच कर जाएगा. एंड देन बायोकेमिकल अडेप्टेशन विच इज शोन बाय सम मेराइन, ठंडे पानी में रहने वाले या बिल्कुल डेप्थ में रहने वाले फिशेस जिनके अंदर आपको थोड़े अलग एंजाइम्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट प्रोटीन्स मिलेंगे जो उनको उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद कर रहे हैं. अगर इन सारे ऑप्शंस को हम मिलाते हैं तो वी रीच द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so the next question, which is which of the following RNA is not required for synthesis of protein? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सारे RNA आ जाएंगे आपके, सारे मिलके काम करेंगे for formation of protein. mRNA, which is second option, brings the message. So this is the messenger RNA. ठीक है, this is messenger RNA. ये मैसेज लेके आया है किस ऑर्डर में अमाइनो एसिड्स लगेंगे. tRNA acting as a transfer RNA. Transfer RNA is carrying all the amino acids to the site. And then finally the site itself, that is rRNA जो राइबोसोम है,
राइबोसोम एक्ट एज एंजाइम, और एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, वो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने में मदद करेंगे, ठीक। सो द लास्ट 3 आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये तो सब ठीक है, बट क्वेश्चन ने पूछा कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा। siRNA इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये RNA की साइलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, साइलेंसिंग ऑफ various RNAs to reduce their expression or to stop their expression. So answer for this is option number 1. Alright guys, so here we are ending the session on a very nice note. We have completed 15 questions. फटाफट से like, share and subscribe. Let your friends know about this amazing session and an amazing digital library. इस चैनल के बारे में सबको बताओ ताकि सबके PYQs अच्छे से सॉल्व हो जाए of physics, chemistry, botany and zoology. Right? So we are here ending the session on a very good note. And मेरी आपसे last request, do not forget to subscribe to some of the paid sessions also of Unacademy, जो कि हम Unacademy के ऐप पर लेते हैं, जिसमें आपके साथ ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन हो सकते हैं, आपके ज़्यादा डाउट क्लियर हम कर सकते हैं. And if you feel that you need somebody to mentor you at each and every step of NEET preparation, please join Iconic subscription as well. दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है Komal Live. You can also follow me on Unacademy for free lectures on YouTube as well. Thank you so much. I will see you in the next session.